हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार में कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की तरफ से किए जा रहे कामों के बारे में बताया। इस दौरान पीएम ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही 12 करोड़ छोटे किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। पीएम ने कहा कि आज किसानों को सही बाजार देना जरूरी है। किसानों की उपज जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचे, यही सरकार का लक्ष्य है। पीएम ने कहा कि छोटे किसानों को ताकत देने से ही कृषि क्षेत्र का भला होगा और गांव विकास की ओर बढ़ेंगे। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि खेती के साथ मत्स्य क्षेत्र में हमारा ध्यान है। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम मोदी खुद सुबह नई दिल्ली स्थित एम्स पहुंचे और कोरोना वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि मैंने एम्स में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। ये प्रशंसनीय है कि कैसे हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम किया है। मैं उन सभी को अपील करता हूं जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं। साथ में हम भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक ली है। दिल्ली स्थित एम्स में काम करने वाली पुदुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन की डोज दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर उनकी सराहना की। अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सच्चे नायक हैं। हर घड़ी पर हमेशा उन्होंने आगे बढ़कर देश को रास्ता दिखाया। अनिल विज ने कहा कि आज भी उन्होंने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन लगवाई ताकि लोगों में वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार की कोई भ्रांति न रहे। विज ने लोगों से अपील करते हुए लिखा कि कोई विपक्ष के दुष्प्रचार में न आए और आगे बढ़कर वैक्सीनेशन करवाए। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। इसके साथ ही गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले लोग भी वैक्सीनेशन करवा सकेंगे। वैक्सीनेशन के लिए लोग कोविन पोर्टल के जरिए कहीं भी कभी भी रजिस्ट्रेशन कर अपॉइंटमेंट तय कर सकते हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कोविन को लेकर पूरा गाइडेंस नोट भी जारी कर दिया है। सरकार ने टीकाकरण के रजिस्ट्रेशन के लिए cowin.gov.in पोर्टल ओपन किया, जिस पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वैक्सीनेशन के इस चरण के लिए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की कीमत 250 रुपये प्रति खुराक तय की, जिसमें 100 रुपये सर्विस चार्ज है। टीकाकरण का दूसरा चरण अगले 6 हफ्तों तक चलेगा। केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए 20 गंभीर बीमारियों की पहचान की, जिसके 45 से ज्यादा उम्र वाले मरीज इस चरण में टीका लगवा सकेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नियमों की सख्ती से पालना के निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने मास्क न पहनने वालों के चालान करने के साथ मास्क बांटने के भी निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मिनी सचिवालय, बस स्टैंड और तमाम सार्वजनिक स्थानों पर सख्ती बरती जाए। सीएम ने कहा कि अधिकारी आम नागरिकों के मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करना सुनिश्चित करवाएं। वहीं सोनीपत के जिला अस्पताल में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। जिला अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर भी कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी आईडी साथ लाना जरूरी है। आईडी के बाद ही लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। इस दौरान 75 साल के बुजुर्ग जिड़े सिंह ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इसके तहत फरीदाबाद जिले में अब 60 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। इसके अलावा 45 साल की उम्र वाले उन लोगों का भी वैक्सीनेशन किया गया जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी है।
वहीं जब कोरोना टीकाकरण कराने आए लोगों से बातचीत की गई तो उन्होंने इस वैक्सीनेशन अभियान को सुविधाजनक बताया और कहा कि इसमें कोई डर की बात नहीं। कोरोना का टीका लगाने के बाद काफी ठीक वो महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीनेशन के साथ ही आज देश भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी गई है। भिवानी के वैक्सीनेशन नोडल अधिकारी डॉक्टर आशीष सांगवान ने बताया कि 1 मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों की निःशुल्क वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। कोरोना महामारी से बचने के लिए किसी अफवाह में आए बिना सभी बुजुर्ग नागरिकों और 45 से 60 साल आयु के 20 प्रकार की गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को ये टीका लगवाना चाहिए। करनाल में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 9 कोरोना के वैक्सीन लगवाने के सेंटर बनाए गए हैं, जहां कोरोना की वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त लगेगी। वहीं कुछ प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लग रही है। अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में 60 साल से ऊपर बुजुर्ग के लिए कोविड वैक्सीन की वैक्सीनेशन की गई। रजिस्ट्रेशन करवाने आए बुजुर्गों को मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कर कोविड का वैक्सीन दिया गया। उकलाना में भी वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के दौरान लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इस दौरान कुछ लापरवाही भी देखने को मिली। कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर अस्पताल के कर्मचारी बिना मास्क के नजर आए। टीकाकरण के लिए आए लोग भी टीकाकरण केंद्र के अंदर बिना मास्क के घूमते नजर आए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा सख्त निर्देश देने के बाद भी उकलाना के सिविल अस्पताल में इसका असर दिखाई नहीं दिया। सिविल अस्पताल उकलाना के डॉक्टर अंकित गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि उकलाना के सिविल अस्पताल में टीकाकरण का काम जारी है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के लिए यहां पर निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही पर डॉक्टर अंकित ने कहा कि उकलाना का टीकाकरण का कार्यभार डॉक्टर नरेंद्र देखते हैं। यहां जो लोग बिना मास्क के दिखाई देंगे उनको हिदायत दी जाएगी। फतेहाबाद में भी दूसरे चरण के दौरान लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाया गया। फतेहाबाद में सुबह से बुजुर्गों का पहुंचना शुरू हो गया। इसी के साथ टीकाकरण के लिए 3 केंद्र बनाए गए। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुनीता जोशी ने बताया कि कोरोना टीकाकरण का दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में टीकाकरण मुफ्त किया जा रहा है और मुफ्त लगाया जा रहा है, ताकि लगातार पात्र टीका लगवाने के लिए पहुंच भी रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लोगों को एक बड़ी राहत मिली है, लेकिन लोग कुछ ज्यादा बेफिक्र हो गए। कोरोना कहर कम होने के बाद लोग जैसे मास्क लगाना भूल चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का नाम तो जैसे लोगों को याद नहीं। इस लापरवाही की वजह से प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पानीपत में 57 दिन के बाद 21 नए पॉजिटिव केस मिले। साथ ही एक्टिव केस अब बढ़कर 2.5 गुना से ज्यादा हो गए। इसी के साथ प्रदेश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 174 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 56, करनाल में 12 नए मामले सामने आए। पानीपत और पंचकुला में 10-10 नए केस सामने आए। अंबाला में 21 और कुरुक्षेत्र में 20 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक 3048 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,70,784 केस सामने आए। एक दिन में 103 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पूर्व सीएम ओपी चौटाला सोमवार को फतेहाबाद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जाट धर्मशाला में नैरो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। मीटिंग के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी सरकार के गिरने की भविष्यवाणी भी की। उन्होंने कहा कि देश में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। उधर पूर्व सीएम ने किसानों के 100 रुपये लीटर दूध किए जाने के फैसले को सही बताया और कहा कि जब सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती है तो किसान भी दूध के दाम बढ़ा सकता है। प्रदेश में आज से पहली से दूसरी तक की क्लासें शुरू हो गई। सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक की ये कक्षाएं चली। गुरुग्राम में भी पहली और दूसरी कक्षा को शुरू किया गया। इस दौरान स्कूलों में सुरक्षा और एहतियात के तौर पर बच्चों को स्कूल में एंट्री से पहले सैनिटाइज किया गया। गुरुग्राम के शिवाजी नगर स्थित स्कूल में कोरोना के बचाव के लिए टीचर्स की तरफ से बच्चों को जानकारी दी जा रही है।
बड़ी कक्षाओं के साथ प्रदेश भर में सोमवार से पहली और दूसरी की क्लासें लगनी शुरू हो गई, जिसमें छात्रों के माता पिता को अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने से पहले स्कूल प्रमुख को एक सहमति पत्र जमा कराना होगा। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 96 दिन जारी है। किसान लगातार बॉर्डर पर डटे हैं और कानूनों को रद्द करने, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन के तहत ढांसा बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलन को लंबा चलाने के मद्देनजर तैयारियां कर रहे हैं। होली आने में अभी वक्त है, लेकिन किसानों ने आंदोलन स्थल पर अभी से होली की तैयारियां शुरू कर दी। आंदोलन स्थल पर होली धूमधाम से मनाई जाएगी, जिसके लिए होलिका दहन को लेकर लकड़ियां भी इकट्ठा कर ली गई हैं। होली की तैयारियों को देखकर लगता है किसान लंबे वक्त तक बैठने के लिए मन बना चुके हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, आंदोलन स्तर पर वो अपने त्योहार मनाएंगे। सतरोल खाप की ओर से लिए गए फैसले का असर नारनौल में दिखना शुरू हो गया। आपको बता दें कि सतरोल खाप ने 1 मार्च से दूध के दाम 100 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला लिया, जिसके बाद सोमवार को नारनौल क्षेत्र में एक डेयरी संचालक ने बताया कि मेरे पास बीटा प्लांट वाले दूध लेने के लिए आए थे। मैंने अपना दूध उनको 100 रुपये लीटर से कम बेचने से मना कर दिया। डेयरी संचालकों का कहना है कि वो आम जनता को पहले के दामों में ही दूध बेचेंगे। वहीं सतरोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान ने कहा कि पहले दिन मिला जुला असर रहा। कुछ किसानों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने दूध को पहले वाले दाम पर बेच दिया। सतरोल खाप के प्रधान ने कहा कि हम हर गांव में बुनियादी करवा देंगे, ताकि आगे से कोई किसान मिल्क प्लांट को 100 रुपये से कम कीमत पर दूध ना दे। मार्च महीने के पहले दिन ही तेल कंपनियों ने महंगाई का झटका दिया। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ा दिए। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपये बढ़कर 819 रुपये हो गई। पिछले 1 महीने में 4 बार दाम बढ़ चुके हैं। पिछले महीने 3 बार में रसोई गैस की कीमत 100 रुपये तक बढ़ चुकी थी। पहले 4 फरवरी को दाम 25 रुपये, फिर 14 फरवरी को 50 रुपये और फिर 25 रुपये की बढ़त की गई। दिसंबर से अब तक रसोई गैस की कीमत में 225 रुपये की बढ़त हो चुकी है। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में सोमवार को फिर से 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई। महज 3 दिन पहले कीमत में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। हफ्ते भर के भीतर 2 बार एलपीजी सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ। अब लगभग 14.2 किलोग्राम वाले नॉन सब्सिडी एलपीजी गैस सिलेंडर की दिल्ली में कीमत 794 से बढ़कर 819 रुपये हो गई है। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी। आलम यह है कि निजी वाहन चालक भी अब अपने निजी वाहनों से सफर न करके बसों से या फिर लिफ्ट मांगकर सफर करने को मजबूर है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 की शुरुआत से ही पब्लिक बसों के किराए में हुई आमदनी में उछाल आया है। करनाल के अस्पताल चौक पर बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन के दौरान किसानों ने महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती नहीं होती तो सरकार कानून अगर वापस नहीं लेती तो उनका धरना ऐसे जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने दूध का रेट सरकार के लिए 100 रुपये किए जाने के अपने फैसले का सही ठहराया और कहा कि सरकार को सबक सिखाने के लिए कदम उठाया गया। हरियाणा सरकार के बजट से पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार से कई मांगे रखी। इन मांगों को पूरा करने के लिए एसोसिएशन द्वारा सरकार से अपील की जा रही है और इन मांगों को लिखित में सरकार तक भेजा गया है। फरीदाबाद में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान डॉक्टर सुनीता हसीजा ने प्रदेश में आईएमए द्वारा उठाई गई मांगों को बजट में शामिल करने की अपील की। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फरीदाबाद में रेहड़ी पटरी वालों को विशेष कैंप लगाकर जागरूक किया गया। निगम मुख्यालय के प्रांगण में लगाए गए इस कैंप में रेहड़ी पटरी वालों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान जानकारी दी गई कि किस तरह से रेहड़ी पटरी वाले इस रोजगार का फायदा उठा सकते हैं और आसानी से अपने रोजगार के लिए 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। इस मौके पर विभिन्न बैंकों के अधिकारी भी मौजूद रहे। काफी संख्या में पहुंचे महिलाओं समेत लोगों ने जानकारी हासिल की और लोन के लिए आवेदन किया। योजना के तहत अब तक 1,000 लोगों तक ये लोन उपलब्ध कराया जा चुका है और करीब 250 आवेदकों को ये लोन मिलने जा रहा है। कैथल के नागरिक अस्पताल में उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर 15 दिनों तक चलने वाले आयुष्मान कैंपेन की शुरुआत की।
आपको बता दें कि विभाग द्वारा 1 लाख आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य को लेकर आज से 15 दिनों तक चलने वाले कैंपेन की शुरुआत की गई। पूरे जिले में इस योजना के तहत 3,80,000 लोगों के कार्ड बनाए जाने हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 1,50,000 पात्र लोगों के ही कार्ड बनाए जा चुके हैं। सोनीपत शहर में लगातार क्राइम की संख्या बढ़ रही है। क्राइम को कंट्रोल करने के लिए शहर भर में करोड़ों रुपए की लागत से कैमरे लगाने का काम किया, लेकिन कैमरे लगने के बाद कैमरे खराब हो रहे हैं। मेंटेनेंस का काम निगम ने विभाग को दिया था, लेकिन बीएसएनएल की ओर से उचित ढंग से रखरखाव न किए जाने पर निगम सोनीपत ने बीएसएनएल को नोटिस भेजा और बीएसएनएल के टेंडर को रद्द करने की बात कही। गोहाना बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर रोडवेज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों की मांग है कि किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों को लंबे रूटों के साथ लोकल रूट पर भी चलाया जाए। कर्मचारियों ने बताया कि सरकार ने रोडवेज विभाग में किलोमीटर स्कीम के तहत बसों के लंबे रूट तय किए, जिसमें महीने में 9,000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते बसों को ज्यादा चलाकर कम ही दिनों में टारगेट पूरा किया जाता है। बसों को उसके बाद खड़ा कर दिया जाता है। बसों की कमी के चलते यात्रियों को कमी होने लगती है, जिसके चलते कर्मचारियों ने बसों को लंबे रूटों के साथ लोकल रूट पर भी चलाने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो हड़ताल पर जाने से पीछे नहीं हटेंगे। गोहाना महम रोड पर सीवर लाइन मेंटेनेंस का काम जारी है, जिसके चलते सड़क खोदी गई और रास्ते से गुजरने वाले लोगों का जाम से बुरा हाल है। खुदाई के चलते रास्ते में गड्ढे बन गए, वाहन के साथ साथ लोगों का पैदल चलना मुश्किल है। साथ ही दुकानदारों की शिकायत है, बदहाल रोड के चलते उनका काम धंधा चौपट है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से सीवर लाइन के दबाने का काम चल रहा है, जिसके चलते सड़क पर बड़े गड्ढे हो चुके हैं। टोहाना में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर ग्रामीणों द्वारा की गई मारपीट के बाद बिजली कर्मचारियों में रोष बना है। कर्मचारी संगठनों की 4 यूनियनों ने बैठक करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि बिजली विभाग के एसडीओ समेत अन्य कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि वो 2 बार डीएसपी और एसएचओ से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भिवानी के जोहड़ी मार्ग पर करीब 1 महीने से सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण यहां रहने वाले लोगों का रहना दूभर है। इस मामले में जन स्वास्थ्य विभाग आके मुंह दे बैठा है। दूसरी ओर लोगों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सड़क जाम करेंगे। जोहड़ी मार्ग पर स्थित सीवर ओवरफ्लो होने से यहां की सड़क पर और गलियों में सीवरेज का बदबूदार पानी भर गया है। सीवरेज ओवरफ्लो से न केवल हादसा होने का अंदेशा है, बल्कि सड़कों और नालियों में पानी खड़ा होने के कारण बीमारी फैलने का डर है। स्थानीय लोगों ने विभाग और प्रशासन से समस्या के जल्द समाधान की मांग की। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच बड़खल और एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में शराब, ढक्कन, होलोग्राम, रैपर, स्प्रिट बरामद किया है। वहीं पुलिस अब मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। एक्साइज विभाग के अधिकारियों की माने तो नकली शराब के मामलों को देखते हुए पुलिस और उनकी टीम लगातार छापेमारी कर रही है और इसी क्रम में सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। फतेहाबाद में एक नौकर ने दुकानदार पर हमला कर दिया। दुकानदार का कहना है कि उसके और नौकर के बीच हल्की कहासुनी हो गई, जिसके बाद नौकर ने दुकानदार पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, नौकर अपने साथियों को लेकर दुकान पर पहुंच गया और दुकानदार को धमकी दी। ये पूरा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। साथ ही दुकानदार ने घटना की सूचना पुलिस को देते हुए नौकर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रदेश में लगातार बदमाशों का आतंक फैलता जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे बदमाशों में खाकी का कोई डर नहीं, इसलिए बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मामला सोनीपत के ककरोई चौक से सामने आया, जहां पर दिन दहाड़े लाठी डंडों से मारपीट की गई और तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद लव मैरिज को लेकर था। पुलिस के मुताबिक 1 साल पहले लव मैरिज हुई थी और उसी को लेकर ये झगड़ा हुआ। मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने है। वहीं दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, जिसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है।
भिवानी जिले के गांव ढाणा लाडनपुर रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक 55 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस इंस्पेक्टर सुशील कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की। मृतक की पहचान 55 साल के हरि सिंह के रूप में हुई, जो कि लकवाग्रस्त बताया गया। जीआरपी पुलिस एसआई सुशील ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी, ट्रेन के नीचे आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। भवानीखेड़ा और सुमराखेड़ा के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से करीब 45 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस निरीक्षक धर्मवीर सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गए। हालांकि अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई। टोहाना हिसार रोड पर जानलेवा हथियारों के साथ राहगीरों को लूटने की कोशिश करते हुए 3 युवकों को पुलिस ने धर दबोचा। इस दौरान बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। पकड़े गए तीनों आरोपी हरियाणा के अलग अलग जिले सोनीपत, भिवानी और हिसार के रहने वाले हैं, जो कि जिले फतेहाबाद में आकर अपराध करने की कोशिश में थे। फतेहाबाद के गांव अहरवा में रविवार देर रात एक पिकअप और कार की टक्कर हो गई। इस दौरान 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में सवार 2 युवक मलकीत और गुरमीत ने बताया कि उनकी सगाई थी और वो सगाई कर घर वापस लौट रहे थे। जब उनकी गाड़ी गांव अहरवा के पास पहुंची तो सामने से आ रही एक पिकअप से उनकी टक्कर हो गई।